हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 148। इससे पहले इस कहानी के 147 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। दक्ष बोलता है कि अब पता कर सकता है तो मेरा कुछ जुगाड़, मेरी हेल्प कर सकता है ना। तो संकल्प बोलता है कि अरे समझ ले, हम तेरा जुगाड़ करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इस घर में बड़ी माँ मसाले पिसवाती हैं और हम उसी मसाले को पिसवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। चल मसाले भी पिसवा लेंगे और फिर भाभी से भी मिल लेंगे। अब तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी प्रॉब्लम तो खुद ही सॉल्व हो गई है। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और भाभी से मिल लेते हैं। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। दक्ष के चेहरे पर भी संकल्प की बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। दक्ष भी थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है कि क्या बात कर रहा है तू? तुम भी यहाँ पर दिया के घर पर ही आए थे, मुझे तो पता ही नहीं था। तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, दिया की माँ मसाले पीसती है ना, और तू तो अच्छे से जानता ही है ना हमारी फैमिली को। प्रताप हाउस में खाना पिसे हुए मसाले के साथ ही बनता है, बाहर से कोई भी मसाला नहीं आता है। पहले दादी मसाला पिसवाती थी और अब बड़ी माँ मसाला पिसवाती हैं। आज मेरी और निर्भय की ड्यूटी लग गई है यहाँ पर मसाले पिसवाने के लिए। चल अब हम जल्दी से गाड़ी से डब्बा लेकर आते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अंदर देखते हैं दिया भाभी को कैसी दिखती हैं वो। इतना कहकर संकल्प ने भी दक्ष की तरफ देखा और फिर अपनी आंख मार दी। थोड़ी देर के बाद तीनों ही भाइयों ने भी हाथों में अपने डब्बे पकड़े और फिर सीधा दिया के घर के अंदर बने हुए छोटे से गार्डन में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो संकल्प ने कहा, युद्ध के लिए तैयार होना भाइयों। तो निर्भय और दक्ष दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि हाँ भाई बिल्कुल तैयार हैं। तो संकल्प ने कहा कि अगर उसके बाप को थोड़ा सा भी शक हुआ ना तो और वो हमारी पिटाई हो गई तो बिना सोचे समझे ही वहां से भाग लेना, नहीं तो कोई बचाएगा नहीं। दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी सर। तो संकल्प अभी एक कदम आगे बढ़कर बोलता है कि चलो फिर आक्रमण किया जाए। इतना कहकर तीनों ही उस घर के छोटे से गार्डन में आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। गार्डन में आकर संकल्प ने भी दिया कि पापा की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से कहा कि शर्मा अंकल, शर्मा आंटी कहाँ पर है। तो शर्मा जी ने भी संकल्प को देखा और फिर अपना अखबार पलटा और फिर अखबार में ही अपनी नजर गड़ाते हुए तेज आवाज लगाते हुए कहा कि दिया की माँ, दिया की माँ, तुमसे मिलने कोई आया है, शायद मसाले लेने के लिए आए होंगे, दे दो इन्हें और इन्हें यहाँ से जल्दी से जाने को बोलो। तो संकल्प भी अब धीरे कदमों के साथ अंदर जाने लगता है और फिर तभी शर्मा जी ने भी अखबार को पलटते हुए थोड़ा सा कड़क आवाज में कहा कि यहीं पर खड़े रहो, तुम्हारी आंटी आकर यहीं पर तुम्हें मसाले दे देंगी, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम। तो संकल्प जहाँ पर खड़ा था वहीं पर रुक गया था और निर्भय और दक्ष को तो एकदम से हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी जल्दी से अपनी हंसी को दबा लिया था। और थोड़ी देर के बाद दिया की माँ बाहर आती हैं। बाहर आकर उसने संकल्प की तरफ देखा तो संकल्प भी बहुत प्यार से बोलता है कि आंटी, मैं प्रताप हाउस से आया हूँ मसाले लेने के लिए, चंद्रकला जी के घर से मसाले लेने के लिए भेजा गया हूँ, बड़ी माँ ने भेजा है मुझे। तो दिया की माँ भी धीरे से बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे घर के मसाले पीस दिए हैं, कल ही तुम्हारी बड़ी माँ का फोन आया था मेरे पास, डिब्बे दे दो मुझे, मैं लेकर अभी आती हूँ तुम्हारे मसाले। तीनों ने ही डिब्बे अभी दिया की माँ को थमा दिए थे और फिर डिब्बे जो अभी खाली थे, इसीलिए दिया की माँ आराम से लेकर चली गई थी। संकल्प अभी दक्ष के कान में धीरे से बोलता है कि यार, अभी ये तेरा ससुर तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो दक्ष ने भी एक बार फिर से अपने ससुर को देखा और फिर वो भी धीरे से उसके कान में बोलता है कि अबे तभी तो दिया मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है, इसके डर की वजह से ना। तो तू खुद ही देख, कॉलेज की आधे से ज़्यादा लड़कियां खुद ही मेरे पीछे पागल रहती हैं, मुझसे बात करने के लिए परेशान रहती हैं, और मैं हूँ जो दिया के पीछे पागल हूँ, और दिया जो अपने बाप की वजह से मुझसे ना बात करती है और ना ही मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। 3 साल में एक दिन भी दिया के साथ सुकून के साथ 2 मिनट नहीं गुजारे हैं मैंने। वो कभी मेरे साथ ना डेट पर गई है और ना ही उसने कभी मुझसे बात करी है। दिया कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, इसके अलावा कहीं और नहीं जाती है। वो पता नहीं उस दिन निशा कैसे पटाकर इसे मेरी बर्थडे पार्टी में लेकर आ गई थी, नहीं तो मैंने तो कभी भी इसे घर से बाहर जाते नहीं देखा है। दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे और फिर तभी दक्ष की नज़र गेट पर गई जहां पर दिया 2 डब्बे लेकर आ रही थी। दिया ने तो अभी दक्ष को देखा भी नहीं था, वो तो बस डब्बों को संभालने की में बहुत ज़्यादा बिजी थी।
दिया बाहर आती है और फिर दक्ष जो दिया को ही देखता रह गया था। दिया को देखकर दक्ष को एक तसल्ली हो गई थी, वो क्योंकि वो दिया बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। दिया भी डब्बे लेकर लड़खड़ाती हुई उससे पहले कि दक्ष ने दिया को अपनी बाहों में संभाल लिया था, अगले ही पल दिया ने भी डब्बे दक्ष के हाथों में जल्दी से रखे और फिर वो 2 कदम पीछे हट गई। और तभी दक्ष ने भी दिया की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ हल्का सा खींचा और फिर बहुत ही धीरे से बोलता है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? मैंने तुम्हें बहुत दिनों से कॉलेज आते हुए नहीं देखा है, तुम ठीक तो हो ना? तो दिया ने भी अपने पापा को पहले देखा जो अभी अखबार आराम से पढ़ रहे थे। तो दिया ने भी जोर से झटका मारकर अपनी कलाई दक्ष के हाथों से छुड़वा ली और फिर धीरे से अंदर चली गई। तो दिया एक और डब्बा लेकर आती है और फिर दक्ष के हाथ में रखती हुई धीरे से बोलती है कि मेरी मर्जी, मेरा मन करेगा तो कॉलेज जाऊंगी, मेरा मन करेगा तो कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर दिया भी घर के अंदर चली गई और फिर दक्ष ने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ डब्बा संकल्प को पकड़ा दिया और फिर दिया एक और डब्बा लेकर आती है और फिर दक्ष के हाथ में रख दिया। तो दक्ष ने फिर से दिया की कलाई पकड़ी और फिर बोलता है कि सही सही बताओ मुझे दिया, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। इस बार दिया ने धीरे से फिर से कहा कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ और वहाँ से चली गई हूँ मैं, समझे तुम? तो दक्ष भी आंखें फाड़े अभी दिया को ही देख रहा था। दक्ष ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ डब्बा फिर से संकल्प के हाथों में रख दिया और फिर से दिया की तरफ देखने लगा और संकल्प ने वो डब्बा जल्दी से उठाकर निर्भय के हाथों में थमा दिया। निर्भय के हाथ में ऑलरेडी 4 डब्बे हो चुके थे, उससे भी ठीक से पकड़े नहीं जा रहे थे और ऊपर से वो डब्बे और भी ज़्यादा भरे हुए थे, लेकिन फिर भी बेचारा अपनी दोस्ती की खातिर उन्हें जानबूझकर मजबूती से पकड़कर खड़ा हुआ था। तो दिया भी फिर से बाहर आई और फिर एक आखिरी डब्बा जो बचा था वो दक्ष के हाथों में पकड़ा दिया और फिर दक्ष ने फिर से दिया की कलाई को पकड़कर धीरे से कहा कि और क्यों क्यों छोड़ दिया तुमने पढ़ाई? क्यों छोड़ दिया तुमने कॉलेज? किससे पूछकर तुमने कॉलेज को छोड़ा है? तो दिया अपने हाथों को फिर से छुड़वाना चाहती थी, लेकिन दक्ष ने बहुत ही कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो दिया ने भी अपने पापा को पहले देखा जो अभी भी अखबार पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनकी आंखें तो अभी अखबार में ही गड़ी हुई थी। धीरे से दिया फिर से बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, पापा ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दक्ष बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो दिया धीरे से बोलती है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है और इससे ज़्यादा कुछ भी मत पूछना मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ अब तुम यहाँ से। तो दक्ष धीरे से बोलता है कि तुम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम हमेशा हमारे कॉलेज में टॉप करती हो, समझे तुम? हर दूसरा प्रोफेसर तुम्हारी तारीफ करता है और तुम कह रही हो कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, तुम्हें पढ़ाई करनी नहीं है आगे? क्यों क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? तो दिया भी अपनी कलाई घुमाती हुई फिर से बोलती है कि प्लीज़ जाइए यहाँ से। दक्ष ने भी थोड़ा सा सख्ती से बोला कि मुझे मेरे सवालों का जवाब दो पहले, तब जाऊँगा यहाँ से। तो दिया ने भी दक्ष की तरफ देखा और फिर अपनी नम आंखों से बोलती है कि पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है और इसीलिए मेरी शादी की वजह से मेरी पढ़ाई भी रोक दी गई है। ये सुनते ही दक्ष की हाथ अपने आप ही दिया की कलाई से छूट जाता है और फिर दिया जो वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकती है और जल्दी से भागते हुए घर के अंदर चली जाती है। तो दक्ष का चेहरा तो अभी एकदम से मुरझा गया था और उसकी धड़कनें एकदम से रुक गई थी। दक्ष ने अपना हाथ में पकड़ा हुआ डब्बा संकल्प के हाथों में रखा और फिर संकल्प ने अपने हाथ का पकड़ा हुआ डब्बा फिर से निर्भय के हाथ पर रखने लगा और फिर तभी निर्भय हल्के से गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अबे अबे गधा हूँ क्या मैं? पागल हो गया क्या तू? मैंने पकड़ लिया है, अब अपने हाथ पर तू खुद पकड़ेगा, समझा? तू मेरे हाथों में मत रख इसे। इतना कहकर निर्भय डब्बे को संभालता हुआ घर से बाहर चला गया और फिर संकल्प ने भी गाड़ी की डिग्गी खोली और फिर सब ने मिलकर वो डिब्बे गाड़ी के डिग्गी में आराम से रख देते हैं। और डिग्गी को बंद करते ही संकल्प ने दक्ष से कहा कि क्या हुआ? क्या कहा भाभी ने? तू इतना ज़्यादा उदास क्यों हो गया है? वैसे जिस दिन तेरे बर्थडे पार्टी पर वो आई थी ना, उस दिन मैंने उन्हें ध्यान से देखा नहीं था, तो उसी दिन अगर मैंने देख लिया होता तो तेरी चोरी पकड़ लेता मैं, समझा तू? तो संकल्प ने भी अब दक्ष की तरफ देखा जिसका चेहरा अभी पूरी तरह से लटका हुआ था और मन बहुत ज़्यादा उदास था। संकल्प बोलता है कि क्या हुआ यार, पता ना क्या हुआ क्या है? तो दक्ष ने कहा कि यार कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो दक्ष वहाँ से जाने लगा और तभी संकल्प ने उसकी बाजुओं को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर बहुत ही प्यार से पूछता है कि यार बता तो दे कम से कम हुआ क्या है, क्या कहा है
भाभी ने तुझसे, अब तू ये मत कहियो कि तेरी उससे बात नहीं है, तुम दोनों ही खुसुर फुसुर कर रहे थे, मैंने खुद ही सुना था, बताओ मुझे कि अब क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच में। तो दक्ष अभी संकल्प की तरफ देखकर बोलता है कि यार कुछ नहीं, उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स कर दी है, अब मेरा कोई भी चांस नहीं है उसके साथ बात तक करने का। निर्भय हंसकर बोलता है कि मतलब तेरा दिल भी टूट गया मेरी तरह। तो दक्ष ने भी निर्भय को देखा और फिर निर्भय ने संकल्प की गर्दन पकड़ ली और फिर उसकी कमर पर 3-4 पंच मारकर बोलता है कि साले साले तू ही है पुनौती हम लोगों की जिंदगी में, तू ही पुनौती है, जिसके साथ भी जाता है ना उसी का दिल टूट जाता है, तेरी वजह से ही आज दक्ष का दिल टूट गया। उस दिन मुझे सचदेवा हाउस लेकर गया था और मेरा दिल तोड़ दिया था तूने, और आज दक्ष का दिल तोड़ दिया है तूने, तू ही है जो हम लोगों की जिंदगी में ग्रहण बना है। तो संकल्प बचता हुआ बोलता है कि पागल तो नहीं हो गया है तू, एक तो मैं तुम दोनों की हेल्प कर रहा हूँ और ऊपर से तुम दोनों ही मुझे पर ही बरस रहे हो, मुझे ही मार रहे हो। इस बार दक्ष ने कहा कि क्या हेल्प की है तूने मेरी, बता मुझे क्या हेल्प करी। तो संकल्प आंखें फाड़े भी दक्ष को ही देखकर बोलता है कि मेरी वजह से ही तुझे पता चला है कि दिया की शादी फिक्स हो गई है, समझा तू, वरना दिया की शादी हो जाती और तुझे कुछ पता भी नहीं चलता, तो ऐसे ही बाइक पर आता और घर से बाहर लौट जाता देखकर। अब हम कम से कम दिया की शादी रोक तो सकते हैं ना, कम से कम हमें पता तो है। तो दक्ष बोलता है कि इतना आसान नहीं है, उसके बाप को देखा था तूने, हम लड़के थे इसीलिए घर में भी नहीं घुसने दिया है उन्होंने हमें, शादी क्या खाक तोड़वाएंगे। संकल्प ने भी कहा कि और अगर तोड़वा दी शादी तो क्या देगा तू मुझे गिफ्ट में। तो दक्ष बोलता है कि पॉसिबल ही नहीं है, और टूट भी गई ना तो उसका बाप मुझसे कभी भी उसकी शादी नहीं करवाएगा, समझा तू। तो बंदरों की टुकड़ी अभी एक क्लब में आकर बैठी हुई थी, आज दक्ष का दिल टूट गया था, इसीलिए सभी दक्ष का दिल टूटने का मातम मनाने के लिए क्लब में आए थे और एक एक बियर की बोतल लेकर अपने हाथों में बैठे हुए थे। संकल्प ने कहा कि अरे यार मैं कह तो रहा हूँ ना शादी को तोड़वा दूंगा, तू इतना ज्यादा पागल क्यों हो रहा है, तू तो बिल्कुल ही देवदास बनकर ही बैठ गया है। तो दक्ष ने भी हल्के से गुस्से में संकल्प को देखा और फिर अपनी बियर में की बोतल से एक सिप ले ली। तो निव्यांश ने भी अब दक्ष के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि अरे हम है ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले यार, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे हम। मैं तो कह रहा हूँ कि बड़े पापा को लेकर सीधा दिया के घर चलते हैं, सीधा साधा रिश्ता मांगने के लिए। बड़े पापा और रुद्र चाचू दोनों ही मिलकर तेरे ससुर पर थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे ना तो तेरा ससुर जरूर मान जाएगा और इस रिश्ते के लिए वो तैयार हो जाएगा। और वैसे भी दिया तो मिडिल क्लास फैमिली से है ना, और तू खुद को देख, तू तो कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तेरे पास तो हर एक चीज है। दिया को तुझसे शादी करने के बाद खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तुझसे बहुत ज्यादा खुश रहेगी दिया। और हाँ, तेरा तो नेचर भी कितना ज्यादा सॉफ्ट है, तू तो हमेशा ही दिया को अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगा। तो दक्ष भी निव्यांश की तरफ देखकर बोलता है कि छोटे पैंतर तेरा सजेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताओ तुम मुझे, अगर उसके बाप ने बड़े पापा की ही इंसल्ट कर दी तब हम दोनों क्या करेंगे, फिर हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो संकल्प से पूछो कितना डेंजरस बाप है उसका, हमें घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया था। तुझे लगता है कि बड़े पापा और रुद्र चाचू वो भेजेंगे तो उसका बाप मान जाएगा? मुझे नहीं लगता है उसका बाप कभी भी मानेगा। अरे नहीं मानेगा तो कुछ नहीं, कुछ ऐसा सोचेंगे कि सांप भी मर जाए और फिर लाठी भी ना टूटे। तो संकल्प बोलता है कि अरे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, एक बार सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। तो सबने हैरानी से भी संकल्प की तरफ देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो संकल्प ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा कि अरे यार मेरा आइडिया सुनो तो पहले, बहुत ही अच्छा आइडिया है, सच कहता हूँ अगर कामयाब हो गया ना तो दिया की शादी भी टूट जाएगी और फिर शायद उसका बाप खुद ही दक्ष के साथ दिया की शादी भी कर देगा। कोई भी संकल्प के आइडिया को सुनना नहीं चाहता था, लेकिन संकल्प जो अपने आप में ही पूरा संकल्प था, बिना सुनाए मानता भी नहीं था, जो एक बार अपने आइडिया को जब तक सुना न लेता उसके अंदर उलझन मचती रहती। उसने उन सब को अपना आइडिया बताया और फिर सब एक तरफ देखने लगते हैं। तो दक्ष ने अभी बियर की सिप लेते हुए कहा कि तुझे नहीं लगता है कि तेरा आइडिया थोड़ा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है यार, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा इसको। तो संकल्प ने भी हंसते हुए कहा कि अरे यार आइडिया तो खतरनाक ही होता है ना, इतने सिंपल से आइडिया कोई काम के नहीं होते हैं। अगर सोचो हमारा आइडिया कामयाब हो गया तो दिया की शादी टूट जाएगी और फिर दिया की शादी टूट गई ना तो तेरे पास भी बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। समझ रहा है ना तू कि मैं क्या कह रहा हूँ? उसका बाप शायद तेरे साथ फिर उसकी शादी करते। फाइनली अभी सब ने संकल्प की बात को मान लिया था और फिर तभी थैर भी खड़े होकर बोलता है कि अच्छा
तुम लोगों की मामी घर पर इंतजार कर रही होंगी ना, वो अकेली है। इतना कहकर धैर्य वहां से पलट गया और फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके दिमाग में एकदम से कुछ खनक जाता है। तभी उसके पीछे से चारों ही भाई एक साथ उसे देखते हुए गौर से बोलते हैं कि ओए होए मामी मामी इंतजार कर रही होंगी। धैर्य के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसने पलटकर अभी उन सबको नहीं देखा था। फिर उसने अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल किया और फिर सबको देखकर थोड़ा सा लो वॉइस में बोलता है कि यार फ्लो में मुंह से निकल गया है, ज्यादा ओए होए करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम सब के सब। अब मैं चलता हूँ। फिर से सारे एक साथ धैर्य की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ओए होए मुंह से निकल गया। तो धैर्य ने फिर से पलट कर नहीं देखा था और सीधा वहां से जाने लगा। और फिर तभी निव्यांश बोलता है कि सुबह फिर से हमें दिया के घर के बाहर जो पार्क में है वहां पर मिलना, समझा तू। तो धैर्य अभी बिना पलटे ही बोलता है कि कितने बजे। तो संकल्प ने कहा कि यार बस सुबह 5 बजे। और कितने बजे? बड़े बुजुर्ग सुबह 5 बजे ही आते हैं ना पार्क में टहलने, तो उसके पापा भी 5 बजे ही आएंगे वहां पर। तो धैर्य बोलता है कि हाँ ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं 5 बजे, मैं आ जाऊंगा टाइम से। इतना कहकर धैर्य अभी हवा की तरह वहां से चला गया था और उसके बाद बंदरों की टुकड़ी भी एक एक करके वहां से चली गई थी। और सुबह 5 बजे का अंधेरा हो रहा था। सब अपने अपने घर में तैयार हो रहे थे और फिर पांचों ही भाई हल्की सी ठंड में उस पार्क के गेट के पास आकर खड़े हो गए थे। पार्क का गेट भी अभी तक नहीं खुला था। सब संकल्प को घूर घूर कर देख रहे थे। तो संकल्प बोलता है कि अरे यार, मुझे क्या पता था कि सोसाइटी में कोई भी 5 बजे उठता नहीं है। मैंने सोचा था कि सब उठ गए होंगे। मुझे तो लगा था कि बड़े बुजुर्ग उठकर 5 बजे ही चक्कर लगाते होंगे इस पार्क में, मगर फिक्र मत करो, 6 बजे ही पार्क खुल जाएगा। इतने भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। निर्भय थोड़ा सा चिढ़ता हुआ बोलता है कि संकल्प, तेरे काम ना एकदम से सारे उल्टे सुलटे ही होते हैं, पता नहीं क्यों। भला 5 बजे भी कोई पार्क आता है क्या? अभी तो ससुर जी भी नहीं आया है और हम जो है पहले से ही आकर यहाँ पर गेट पर भीख मांगने के लिए बैठ गए हैं। तो निव्यांश ने कहा कि अच्छा बहुत हुआ, अब तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तभी पांचों ही उस पार्क के गेट के बाहर आकर चक्कर लगाने लगते हैं और करीब 5:45 का टाइम हो रहा था। चौकीदार आया और फिर उस पार्क का गेट खोल दिया। तो पार्क का गेट खुलते ही पांचों जल्दी से अंदर चले जाते हैं। दक्ष और निव्यांश को छोड़कर बाकी तीनों ही बच्चों के झूले पर लटक गए थे और आराम से झूला झूल रहे थे। संकल्प और निर्भय तो कुछ ज्यादा ही झूला झूल रहे थे। उन दोनों को ही बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, जबकि बाकी तीन दिया के पापा का आने का इंतजार कर रहे थे और बार बार नजरें सड़क की तरफ घुमा रहे थे। उन्हें इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए थे, लेकिन दिया के पापा अभी तक उस पार्क में नहीं आए थे। तो दक्ष ने भी संकल्प को घूर कर देखा और कहा कि यार, दिया के पापा पार्क आते भी हैं या फिर नहीं, तू ऐसे ही फ्लो में बोल गया था। संकल्प बोलता है कि मुझे क्या पता। ये सुनते ही दक्ष ने गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा। तो संकल्प ने भी अपने दांत दिखाते हुए कहा कि अरे हाँ आते ही होंगे, नहीं आते होंगे तो दूसरा आइडिया तैयार है ना हमारे पास, तो परेशान क्यों हो रहा है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। दक्ष भी गुस्से में संकल्प की तरफ बढ़ा उसे मारने के लिए और फिर तभी संकल्प फिर से निव्यांश के पीछे जाकर छुपकर बोलता है कि यार देख ना, मैंने तेरे लिए अपनी नींद खराब की है ना, और तू है जो अब मुझे ऐसे मत देख, समझा तू। अब मैं आइडिया ही तो दे सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी तो सब बड़े पापा के महादेव के हाथ में ही होता है ना। आखिरकार सबका इंतजार खत्म हुआ और फिर करीब 8:30 बजे दिया के पापा पार्क में आ जाते हैं। तो संकल्प ने भी टाइम देखते हुए कहा कि बताओ जी, दक्ष का ससुर तो 8:30 बजे पार्क में आया है, आप बताओ इतनी लेट कौन उठता है। आज के ज़माने में हद हो गई है। आजकल के बड़ों को भी टाइम बिल्कुल भी कदर नहीं होती है, बिल्कुल भी टाइम की कदर ही नहीं है इसके ससुर को। लेकिन हाँ, बच्चों के पीछे डंडा लेकर घूमते रहते हैं। निव्यांश बोलता है कि चलो अब जो सोचा था ना वो करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं कि क्या होगा उसके बाद। तो दिया के पापा भी अब पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने लगे थे और फिर तभी निव्यांश और धैर्य उनके पीछे पीछे चलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो बातें ऐसे कर रहे थे कि ताकि दिया के पापा भी अच्छे से सुन ले और उनके तक उनकी बातें पहुंच जाएं। निव्यांश तेज आवाज में बोलता है कि क्या बताऊं यार तुझे, आजकल तो अरेंज मैरिज करने का कोई धर्म ही नहीं है। धैर्य, मैंने तुझे बताया था ना, मिस्टर मेहता की बेटी है। अरे मिस्टर मेहता ने अपनी सारी जमी पूंजी जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी थी अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि लड़का तो पहले से ही शादीशुदा था और बहुत ही ज्यादा बदतमीज भी था। धैर्य भी चलते हुए तेज आवाज में बोलता
बोलता है कि हाँ हाँ यार, और कर भी क्या सकते हैं, तभी तो मैंने अपने बेटे से बोल दिया है कि कोई भी लड़की अगर पसंद हो तो बता देना मुझे पहले ही, मैं तो तुम्हारी शादी उसी से ही करवा दूंगा। क्या पता किसी लड़की को लेकर आ जाए और फिर पता चले कि वो लड़की तो पहले से ही किसी लड़की के चक्कर में हो, और मैं ना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे लड़के की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो। तो निव्यांश बोलता है कि हाँ धैर्य, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, मैं तो अरेंज मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं अपने बच्चों की कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करूँगा। ना तो लड़के का पता चलता है कि वो कैसा है, और ना ही लड़की का पता चलता है कि वो कैसे पता चलेगा कि आजकल तो पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते हैं। देखते नहीं हो अखबार में, शादी किसी से, प्यार किसी से, और फिर घूमना फिरना किसी और के साथ। आजकल के लड़के लड़कियां बिल्कुल और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैंने भी अपनी बेटी से कह रखा है कि बेटी कोई भी होगा ना तो बता देना मुझे, हमें तुम्हारी लव मैरिज कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर हाँ मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। निव्यांश और धैर्य के पीछे पीछे निर्भय, दक्ष और संकल्प भी चल रहे थे, और फिर तीनों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उन तीनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी, फिर भी जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही एक बुजुर्ग आदमी उन पांचों के बराबर से होता हुआ दिया के पापा यानी शर्मा जी के पास गया, और फिर शर्मा जी का हाथ लगाकर बोलता है कि अरे शर्मा जी, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए आप, मैं तो कब से आपका ही इंतज़ार कर रहा था। तो शर्मा जी ने भी अपने कानों में से एयरबड्स निकाले और फिर उस बुजुर्ग आदमी को देखकर कहा कि अरे वर्मा जी, आप बस आज उठने का थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया और आपसे मुलाकात भी नहीं कर पाया। इतना कहकर शर्मा जी और वर्मा जी दोनों ही वहां से बातें करते हुए चले गए, और फिर बंदरों की टुकड़ी तो मुंह खुला का खुला उन दोनों को देख रही थी, उनकी आंखें फाड़ी बस उन्हें ही देखती रही। अब संकल्प को तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई और वो हंसता हंसता वहीं पर जमीन पर गिर गया। तो संकल्प ने भी हंसते हंसते अभी धैर्य को देखते हुए कहा कि अबे तेरा कौन सा बेटा है, और हाँ छोटे पैंतर तू, तेरी कौन सी बेटी है, बता मुझे जरा, हम मिलकर आते हैं। इतना कहकर संकल्प और भी ज्यादा तेज तेज हंसने लगा। धैर्य भी हंसता हुआ बोलता है कि लेकिन ये तो सोचो यार, इन्होंने जितना कुछ बोला था ना, शर्मा जी ने कुछ भी नहीं सुना है, वो तो बस अपने कान में डटक ठोक कर गाने सुन रहे थे। आजकल का बहुत ही ज्यादा मॉडर्न जमाना है। अब तो पांचों को ही हंसी नहीं रुक रही थी, पांचों ही वहीं पर लोट पोट होकर हंसने लगे थे। थोड़ी देर के बाद सब संकल्प पर ही बरसने लगे, क्योंकि संकल्प ही सबको सुबह सुबह 5 बजे उठाकर यहाँ पर लेकर आ गया था, सबकी नींद पूरी तरह से खराब कर दिया था। थोड़ी हंसी मजाक करने के बाद संकल्प बोलता है कि चलो एक और ट्राई करते हैं उसके बाद, और हाँ इस बार थोड़ा सा प्लान के साथ ही करेंगे, कोई भी हंसी मजाक नहीं। संकल्प एकदम से खड़ा हुआ और फिर उसने अपने लोअर टी शर्ट झाड़े और फिर अपना फोन निकाल कर बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम सब में से कोई एक आ जाना मेरे पीछे, ओके। इतना कहकर संकल्प भी वहां से चला गया, और फिर जहाँ पर वर्मा जी और शर्मा जी दोनों ही एक बेंच पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, संकल्प भी उनके सामने जाकर इधर उधर चक्कर लगाने लगता है, और फिर उसने अपना फोन निकाला और फिर थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है कि अरे यार, वो सुसाइड तो करती ही, उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी कहाँ था। आखिर उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी जो फिक्स कर दी थी किसी और के साथ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि कैसा खतरनाक बाप था, कितना ज्यादा बेरहम था, जिसने एक बार भी अपनी बेटी की मर्जी जानने की कोशिश तक नहीं करी थी कि बेचारी अपनी फैमिली के प्रेशर में उसने शादी भी कर ली थी। उसने अपने बाप के डर के मजे से शादी कर ली, और देखो अब उस आदमी ने उस लड़की का क्या हाल बना दिया है। ये कहते ही कि इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है वो, उस बेचारी मासूम लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। और इस बार दिया के पापा ने संकल्प की बात सुन ली थी। संकल्प फिर से फ़ोन पर बात करता हुआ बोलता है कि यार उस लड़की की माँ तो रो रो कर पागल हो गई है, उसकी लड़की की माँ बहुत ज़्यादा रो रही है। कोई कहता है ना कि उस लड़के ने पहले से ही किसी से शादी की हुई थी और वो लड़का बहुत ज़्यादा दारू पीता था। कोई कहता है कि दहेज की वजह से ही लड़की को परेशान भी करते थे वो। अब सच क्या है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो भी हुआ है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। बेचारी जीते जी ही मर गई है, उसकी तो जैसे कोई खुशी ही नहीं है। इतना कहकर संकल्प अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चला गया था, लेकिन दिया के पापा ने उसकी पूरी बात अच्छे से कान खोलकर सुन ली थी। दिया के पापा सच में अब सोच में पड़ गए थे। इतने में ही बेंच के पीछे खड़ा हुआ निर्भय अपने फ़ोन पर बात करता हुआ बोलता है कि यार क्या बात कर रहा है तू, क्यों भाग गई वो? अच्छा झूठ बोला था क्या? ये कह रहा था कि कोई उसकी नौकरी नहीं लगी थी इसी वजह से। ये तो है यार, कम से कम शादी करने से पहले लड़के की जांच पड़ताल तो अच्छे से कर लेनी चाहिए थी, इसीलिए शायद वो छोड़कर भाग गया होगा। अब क्या होगा लड़की का? ये लड़की ना सच में
पागल हो जाएगी, ये लड़का सच में नौकरी करता भी था या फिर नहीं। अरे तूने न्यूज़ में देखा नहीं क्या, लोग इतना ज़्यादा छोटा छोटा बोलते हैं कि एक जोमेटो वाले ने अपने आप को ही आईएएस ऑफिसर बना देते हैं मगर शादी कर लेते हैं। कम से कम लड़के के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब कोई जोमेटो वाला कैसे आईएएस बना देगा, कोई भी झूठ बोलकर कुछ भी कह देता है। अब तू ही बता कि लड़की भागती नहीं तो क्या करती। तो निर्भय भी अपने फ़ोन को लेकर अब दूसरी साइड चला गया था, लेकिन दिया के पापा के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ने लगी थी और उनका शक जो था अब पूरी तरह से बदल चुका था। दिया के पापा वर्मा जी से बोलते हैं कि वर्मा जी अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो वर्मा जी बोलते हैं कि अरे शर्मा जी, अभी तो आप यहाँ पर आए हैं और इतनी जल्दी आपको जाने की भी जल्दी हो गई, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है आपको आए हुए और आप अभी से ही जाना चाहते हैं। तो शर्मा जी ने कहा कि अरे वर्मा जी कल आ जाऊँगा ना। अरे आप वर्मा जी परेशान मत होइए, कल समय से आ जाऊँगा, लेकिन अभी चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। इतना कहकर शर्मा जी वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुके और जल्दी से वहाँ से चले गए। शर्मा जी के दिमाग में निर्भय और संकल्प दोनों की ही बातें एकदम से ठहर गई थी और उन्हें सोचने पर मजबूर कर गई थी। उन्होंने दिया के लिए जिस लड़के को पसंद किया था उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। और फिर शर्मा जी के जाते ही पांचों ही भाई एकदम से नाचने लगे थे। उन्हें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि पार्क के लोग जो रुक रुक कर उन पांचों को देख रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन वो पांचों तो अभी किसी से भी रुकने वाले नहीं थे, बल्कि जहाँ पर पांचों एक साथ होते थे तो पूरा उधम मचा कर रख देते थे। वो पांचों ही बहुत जोर जोर से नाच रहे थे और फिर बंदरों की टुकड़ी भी पार्क से निकलकर सीधा अपनी गाड़ी के पास आ गई थी। तो दक्ष भी अपनी बाइक पर बैठा हुआ था और फिर उसने अभी सबको बाय बोल कर वहाँ से कहा कि अब मैं चलता हूँ, अब अगले प्लान के लिए तैयार रहना सबके सब। तो संकल्प बोलता है कि हाँ हाँ यार, हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, बस तू अपना पता कर ले कि लड़का कौन है और कहाँ पर रहता है। तो दक्ष ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर वहाँ से चला गया। दक्ष के चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि आज जो कुछ भी बंदरों की टुकड़ी ने सोचा था, जो कुछ भी बंदरों की टुकड़ी ने किया था, वो सब कुछ अच्छे से हो गया था और इससे दिया की शादी अब जरूर टूट जाएगी। ऐसे ही बची कुची बंदरों की टुकड़ी भी प्रताप हाउस के लिए भी निकल गई थी। उधर शर्मा जी भी जब अपने घर आते हैं तो उनके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी और बहुत ज़्यादा पसीना भी था। शर्मा जी के घर जाकर सोफे पर बैठ गए और फिर अपना फ़ोन और एक डायरी लेकर कुछ नंबर को डायल करने लगे थे। शर्मा जी को सच में अब अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। इधर सचादेवा इंडस्ट्री में इस वक्त रोहान जो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, वो लगातार बस अपने काम में घुसाए आंखें बैठा हुआ था। और रूही जो शॉपिंग में रूही जिया नेती और वृंदा के साथ शॉपिंग कर रही थी और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो रूही ने अपना फ़ोन देखा तो अभी वो फ़ोन रोहान का आया हुआ था। रोहान ने रूही के फ़ोन पर अनगिनत मैसेज किए थे मगर रूही ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। इसी वजह से रोहान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसने उसे कॉल कर दिया। रूही शॉपिंग में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उसने रोहान का मैसेज को ही नहीं देखा था। तो रूही ने भी रोहान का पहला मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, आई लव यू रूही, आई लव यू वेरी वेरी मच। रूही के चेहरे पर तो अब मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। और फिर उसने दूसरा मैसेज रोहान का पढ़ा। उसमें लिखा था, आई रियली मिस यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम कब आओगी मेरे पास, कब रहोगी तुम मेरे साथ। तो रूही के चेहरे पर फिर से एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और ऐसे ही करते करते रूही ने रोहान के सारे मैसेज रीड कर लिए थे और उसमें हर एक मैसेज में कुछ अलग ही स्पेशल सा लिखा था। आखिर में एक मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था कि प्लीज़ ऑफिस आ जाओ ना प्लीज़, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ ना, आ नहीं सकता हूँ तुम्हारे पास, लेकिन तुम तो मेरे पास आ सकती हो ना मुझसे मिलने के लिए, तो प्लीज़ रूह आ जाओ ना मुझसे मिलने के लिए। रूही तुम्हें देख लूँगा तो मुझे चैन आ जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। रूही ने भी मैसेज रीड कर लिया था और जैसे ही जिया ने रूही की तरफ देखा तो जिया हाथ बांधे उसे ही देख रही थी और जिया धीरे से आवाज़ में बोलती है कि जाओ बाहर ड्राइवर खड़ा है, तुम्हें छोड़ देगा उसके ऑफिस में, अब इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ टाइम से घर आ जाना, ऐसा ना हो कि रोहान तुम्हें अपने साथ ही सचादेवा हाउस लेकर चला जाए। शादी से पहले लड़कियां ससुराल नहीं जाती हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम से पहले ही अपने घर वापस आ जाना। जिया ने ये सब कुछ कह तो दिया था लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। जिया को वो पल एकदम से याद आ गया था कि जब वो जय के घर पर गई थी, उसके बिस्तर पर थी, जिस रात सब ने ड्रिंक कर ली थी और फिर नील ने जिया को जय के घर पर ही छोड़ दिया था। जिया अपने ही ख्यालों में डूब गई थी और अपनी बेटी को वो कब बोल गई, क्या बोल गई, उसे कुछ पता ही नहीं था। तभी रूही धीरे से बोलती है कि पक्का माँ श्योर हो ना आप। तो जिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रूही भी खुश होकर वहाँ से नियति और वृंदा को बाय बोलकर जल्दी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और उसके
जाते ही जिया ने भी अपना फ़ोन लिया और फिर उसमें जय को मैसेज टाइप करके कुछ कहा, आई लव यू जय। तो जय जो कि अभी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अपने काम पर ध्यान दे रहा था, उसने जब जिया का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी अब जिया के साथ बिताए हुए अपने रोमांटिक पल को याद करने लगता है और फिर उसने भी टाइप कर दिया आई लव यू टू जिया। इधर दूसरी तरफ ड्राइवर ने गाड़ी सचादेवा इंडस्ट्री के बाहर आकर रोक दी थी, तो रूही भी जल्दी से मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर उतरकर सीधा बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रोहान को थी रूही से मिलने के लिए, उतनी ही एक्साइटमेंट रूही को भी रोहान से मिलने की थी। रूही जैसे ही एक फ्लोर के अंदर एंटर होती है तो पूरा स्टाफ रूही को ही देखने लगता है। तो रूही को अब थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि पूरा स्टाफ रूही को घूर घूर कर देख रहा था। पूरा स्टाफ रूही को ही देख रहा था और उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। पूरा स्टाफ रूही को ऐसे देख रहा था जैसे वो सब रूही को पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रूही ने फिलहाल सबका देखना इग्नोर किया और फिर अपने तेज कदमों के साथ वहां से सीधा रोहान के ऑफिस की तरफ चली जाती है। तो रूही ने जाकर एक कैबिन का गेट खोला तो वहां पर अभी अरमान बैठा हुआ था। अरमान ने रूही को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरा कैबिन है भाभी, भाई का बराबर वाला कैबिन है, वहां पर जाकर उनसे मिल लीजिए। तो रूही भी एकदम से शर्मा गई। रूही भी मुस्कुरा कर वहां से चली गई और फिर उसने रोहान का कैबिन का गेट खोला। तो रूही ने भी रोहान को देखा तो रोहान जो एक दीवार के पास फाइल खोलकर खड़ा हुआ था। रोहान ने भी रूही को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे तो लग ही नहीं रहा था कि सच में रूही वहां पर आ जाएगी उससे मिलने के लिए। रूही उसकी बात की वैल्यू इतनी ज़्यादा करेगी। तो रूही ने भी रोहान को देखा तो उसके पैर तो जैसे रुके ही नहीं और फिर रूही भी भागते हुए सीधा रोहान के पास आ जाती है। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही रोहान को अपने गले लगा लिया था और वो कसकर रोहान की बाहों में चिपक गई थी। तो रूही अभी कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोहान के गले लगी थी, आंखें बंद किए हुए चुपचाप से रोहान को महसूस कर रही थी। रोहान ने भी रूही पर अपनी बाहें नहीं लपेटी थी और धीरे से कहा कि रूही यहाँ पर पापा हैं। और ये सुनते ही रूही ने भी झटके से पलट कर देखा तो वहीं पर शोभित सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। शोभित ने कहा कि नमस्ते बेटा जी, आप तो हमें भूल ही गई नमस्ते करना। तो रूही तो इस वक्त पानी पानी हो गई थी, उसे सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। रूही को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो जल्दी से रोहान के पीछे जाकर छुप जाती है। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा था और शर्म भी। शोभित को भी रोहान को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। रूही की हिम्मत नहीं थी कि वो शोभित के पास जाए और उसे फेस करे। उसने एक पंच बनाया और फिर रोहान की कमर पर पीछे से ही मार दिया। तो रोहान अभी थोड़ा सा आगे होकर बोलता है कि आप मुझे क्यों मार रही हो? अब गले लगने से पहले सोचना था ना कि आसपास अपनी नज़र घुमाकर देख लूँ कोई है या फिर नहीं है। अब तुम आई और सीधा मेरे गले लग गई, अब मैं क्या करूँ? इतना बोल के रोहान हंसने लगता है और फिर तुम ना मुझे देखकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाती हो? तो रोहान ने भी ये सारी बातें हंसते हंसते कही थी और फिर रोहान की बात सुनकर शोभित भी हंसने लगा था और रोहान और शोभित दोनों ही आपस में हंस रहे थे। और फिर वहीं रूही, उसका तो मन कर रहा था कि वो ज़मीन में गड्ढा खोद कर खुद ही को दफन कर ले। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी वहाँ पर शोभित से। शोभित बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, बाकी बातें हम दोनों बाद में कर लेंगे। तो रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी रूही ने भी थोड़ा सा हिम्मत करके रोहान को हल्का सा धक्का दिया और फिर गर्दन झुकाकर जल्दी जल्दी से वहाँ से जाते हुए बोलती है कि नहीं पापा जी, आप बैठो, मैं बाद में आ जाऊंगी, आप यहीं पर बैठिए, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही अभी आगे को जाने को हुई तभी रोहान ने उसकी कलाई पकड़ ली और फिर अपने पापा को देखकर कहा कि हाँ हाँ पापा आप जाइए, आप परेशान मत होइए, हम बाद में बात कर लेंगे। शोभित भी जल्दी से मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया था क्योंकि शोभित भी अच्छे से जान रहा था कि रूही उससे बहुत ज्यादा शर्मा रही है। शोभित के जाते ही रोहान ने रूही की कलाई पर जोर से झटका मारा और रूही रोहान के सीने से जा लगती है। तो रोहान बोलता है कि अरे बीवी कहाँ चल दी तुम, एक दिन बिना सोचे समझे ही उल्टे काम कर देती हो तुम। एक तो बिना सोचे समझे ही आकर मुझे गले लगा लेती हो और ऊपर से जाने की भी बात करती हो, इतनी ज्यादा जल्दी है तुम्हें जाने की? अब तक शोभित वहाँ से चला गया था, इसीलिए अब रूही के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी आ गया था। रूही ने भी रोहान को देखकर हल्के से गुस्से में कहा
कहा कि शर्म नहीं आती है आपको, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है आपको, बहुत गंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हो आप। ये क्या बकवास कर रहे थे आप अपने पापा के सामने मेरे बारे में? बोलिए क्या सोचेंगे पापा मेरे बारे में कि मैं कितनी ज़्यादा बेशरम लड़की हूँ, मेरे अंदर तो जरा सी शर्म ही नहीं है। और ये सुनते ही रूहान ने रूही के मुँह पर अपना हाथ रख लिया और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि अरे मेरी रूही बेशरम हो ही नहीं सकती है, मेरी रूही तो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है। तुम्हें पता है पापा माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं वो माँ से कि हमारे सामने भी उन्हें अपने गोद में उठा लेते हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। और फिर हाँ, तुम्हें ना सबसे पहले माँ को पसंद आ गई थी, तुम सबसे ज़्यादा माँ तुम्हें पसंद करती हैं। माँ को पसंद का मतलब है, समझ रही हो ना, तुम मेरे माँ और पापा दोनों की ही पसंद हो तुम। अगर माँ को पसंद आ गई ना तो पापा को तो ऑटोमेटिक पसंद आनी ही थी तुम। मेरे पापा तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, और बल्कि वो तो तुम्हें बहुत अच्छा और संस्कारी मानते हैं, बल्कि सोचेंगे कि रूही कितना ज़्यादा प्यारी है, कितना ज़्यादा प्यार करती है वो मुझसे, और बहुत ज़्यादा खुश भी रहती है मेरे साथ। रूही ने भी अपना सिर रूहान के सीने पर रखकर बहुत ही प्यार से कहा कि रूहान एक बात बोलूँ आपसे, सब कुछ सपना सा लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि अभी नींद खुल जाएगी और फिर सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वैसे भी ये मेरी ज़िंदगी है ना, जो कभी भी कुछ सीधा साधा नहीं करती है, हमेशा उल्टा पुल्टा ही करती है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी काम सीधा नहीं हुआ, हमेशा डर सा लगता है मुझे। तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, मुझे छोड़ना तो बहुत मुश्किल से इन हाथों में खुशियाँ आई हैं। ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आया है। अगर वो खुशी निकल गई ना तो सच कहती हूँ रूही तो जीते जी ही मर जाएगी, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना। तो रूहान ने भी रूही की कमर पर अपने दोनों हाथ कसते हुए बहुत प्यार से कहा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो? नियति और निव्यांश की शादी के बाद हमारी शादी होगी, समझी तुम? और हाँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस शादी की शॉपिंग पर ध्यान दो तुम, और बाकी की फालतू बातों पर कभी भी ध्यान मत दिया करो, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो तुम रूहान सचादेवा की बीवी हो और रूहान सचादेवा की ही रहोगी। रूहान ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया था, तो रूही ने भी अपना सिर उठाकर रूहान की तरफ देखा और फिर रूहान भी रूही को ही देख रहा था। धीरे धीरे रूहान रूही की तरफ झुकने लगता है उसे किस करने के लिए, और फिर तभी अचानक से कैबिन का गेट खुल जाता है। रूही और रूहान दोनों ही कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों के ही अंदर एक डर आ गया था। दोनों ने ही अभी गेट की तरफ देखा जहां पर अभी अरमान स्टाइल मारते हुए खड़ा हुआ था, और अरमान ने ताली बजाकर, क्या बात है, लगे हुए हो रोमांस करने में दोनों के दोनों, जरा मेरी भी कोई सोच लो, मेरे बारे में भी सोच लो कि किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, सिर्फ अपने अपने में लगे रहते हो, खुद की तो शादी फिक्स करवा ली है, और मुझे देखो जिसका अभी कुछ अता पता ही नहीं है, मैं अपने ससुर को पटाने में लगा हुआ हूँ। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता है कि यार मेरी शादी कब होगी मेरी अंशिका के साथ, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मैं शायद पहला इंसान होऊंगा जो लड़की से ज़्यादा लड़की के बाप को पटाने में लगा हुआ हूँ। मेरा ससुर तो कभी मुझसे पटने को क्या आंख उठाकर देखता भी नहीं है। यार कुछ तो करो, थोड़ा सा तो तरस खा लो, मेरी हेल्प कर दो तुम दोनों। तो रूहान ने भी चुटकी बजाकर अरमान से कहा कि तू अभी फिलहाल के लिए कैबिन से बाहर जा, समझा? तू दिख नहीं रहा है कि मैं और मेरी रूही दोनों ही टाइम बिता रहे हैं आपस में, तो यहाँ कबाब में हड्डी बनकर क्यों खड़ा है? तभी रूही ने रूहान की तरफ देखकर एक मुस्कुरा कर मारकर कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरमान भैया आ जाओ, हम बातें करते हैं आपके बारे में भी। तो रूही अभी जैसे ही आगे को बढ़ी तो रूहान ने उसकी कलाई पकड़कर फिर से उसे अपनी तरफ खींच लिया, और फिर रूही जो फिर से रूहान के सीने से जा लगती है। तो रूहान ने फिर से अभी अरमान की तरफ घूरते हुए देखा और फिर कहा कि तुम अपने भैया से बाद में बात कर लेना, अभी तो तुम मुझसे बात करो, समझे तुम? फिर रूहान ने अरमान से घूरते हुए कहा कि जाना यार, तू यहाँ पर क्यों खड़ा है? तो अरमान भी अभी मुंह बनाकर वहां से चला गया था। रूही हल्के से गुस्से में रूहान की तरफ देखकर बोलती है कि रूहान, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? आप अपने भाई से कैसे बातें करते हैं? वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि मेरी वजह से ही आप उनसे ऐसे बात कर रहे थे। रूहान ने भी रूही की होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा कि तुम फिर से अरमान को लेकर बैठ गई ना? तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई थी ना, या फिर अरमान से मिलने के लिए आई थी? तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और धीरे से आंखें बंद कर ली, और फिर अगले ही पल उन दोनों के बीच में एक मीठा सा एहसास शुरू हो गया था। रूहान ने भी रूही को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके होठों को अपने होठों में रखकर उसे चबाने लगता है। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में इस वक्त
आज फिर से वानर सेना नील के कैबिन को ही अड्डा बनाकर बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। वानर सेना भी एकदम कमाल की थी। हफ्ते में एक बार नील के कैबिन को अड्डा जरूर बना लेती थी। अब सब आपस में बातें कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे कि तभी नील का फोन वाइब्रेट होता है। तो नील ने भी अपना फोन उठाकर चेक किया तो उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। तो रुद्र अभी नील की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे तेरा मुंह क्यों खुला है, क्या हुआ है नील? नील ने भी कहा कि यार धनराज अंकल की डेथ हो गई है, मुझे ना बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। ये सुनते ही वानर सेना जो अपनी जगह से एकदम से शॉक्ड होकर खड़ी हो गई और बिना एक दूसरे से कुछ भी बोले एक साथ कैबिन से बाहर निकल कर बाहर आ जाती है। चारों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे थे। चारों के दिल में एक बहुत बड़ा सा दर्द था जो चारों से ही सहा नहीं जा रहा था। वो चारों ही जल्दी जल्दी से प्रताप इंडस्ट्री से बाहर जा रहे थे और फिर तभी रास्ते में निव्यांश ने पूछा कि क्या हुआ है, आप लोग कहाँ पर जा रहे हो और इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? तो नील ने भी हाथ दिखाकर कहा कि अपनी माँ से कहना कि धनराज अंकल की डेथ हो गई है और फिर हम सब वहीं पर जा रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आ जाएंगे। तो निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वानर सेना जो बिना रुके वहाँ से सीधा धनराज अंकल के घर की तरफ निकल जाती है। 1 घंटे के बाद शुभ ने गाड़ी धनराज अंकल के घर के बाहर आकर रोकती थी। चारों ही गाड़ी से बाहर उतरे और चारों ने ही अपना कोट उतार कर गाड़ी में ही रखा हुआ था और फिर अपने बाजुओं को फोल्ड कर लिया था। चारों ही जैसे तैसे करके धनराज अंकल के घर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर चारों के अंदर ही बहुत ज्यादा दुख था। वैसे वैसे उन्हें वक्त याद आ रहा था जब वो धनराज अंकल के साथ ही बातें करते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनसे हर एक बात जानते थे। चारों की आंखें एकदम से नम थी। चारों जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो वहां पर मातम छाया हुआ था। धनराज अंकल की अर्थी तैयार हो रही थी। चारों ने ही अपने आंसू जैसे तैसे कंट्रोल करके रखे हुए थे। नील अभी धनराज अंकल की अर्थी के पास गया और फिर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने अपना माथा धनराज अंकल के पैरों में लगा दिया और फिर उसके आंसू जो निकलना शुरू हो गए थे। नील ने भी अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी लेकिन वो कर नहीं पाया था। उसके आंखों से आंसू बह ही गए थे। ऐसे ही रुद्र ने भी अब धनराज अंकल के पास आकर अब उनके घुटनों के पास बैठ गया और फिर अपना सिर धनराज अंकल के पैरों में रख दिया। निहाल और शुभ ने भी अपने दोनों भाइयों जैसा ही किया। वो भी धनराज अंकल के पास गए और उनके पैरों पर अपना सिर रखकर उन्हें आखिरी विदाई दी। चारों ही अब वहां पर बिछी हुई दरी पर बैठ गए थे। नील ने नोटिस किया कि एक लड़की बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो नील ने भी रुद्र के कान में धीरे से कहा कि यही है धनराज अंकल की पोती। तो रुद्र बोलता है कि हाँ यही है यार, जो कुछ भी हुआ है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। आंटी तो पहले से ही 1 साल पहले ही गुजर गई थी और अब अंकल भी यहाँ से चले गए। पता नहीं मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, अब कैसे रहेगी इनकी पोती अकेले। तो निहाल ने कहा कि यार हमारी भी तो गलती है ना, हम लोग इतनी ज़्यादा बिजी हो गए थे, इतना ज़्यादा बिगड़ गए थे अपनी लाइफ में कि हमने अंकल से मिलना जुलना ही छोड़ दिया था, एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए। आज महसूस हो रहा है कि काश हम एक बार अंकल से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाते। शुभ भी अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए बहुत धीरे से बोलता है कि यार मुझे भी पता नहीं चला था कि अंकल राजस्थान कब आए हैं, मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पर है ही नहीं। अंकल तो अपनी पोती के साथ उदयपुर में रहते थे ना, यहाँ पर कब आए पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो जरूर इनसे मिलने के लिए आ जाते। थोड़ी देर में ही धनराज की अर्थी को ले जाने लगे। चारों ही भाइयों ने धनराज की अर्थी को कंधा दिया था क्योंकि धनराज के बहू बेटे बहुत पहले ही मर चुके थे। धनराज और धनराज की बीबी ही अपनी पोती के साथ यहाँ पर रहते थे। उन्होंने ही अपनी पोती को पाल पोस कर बड़ा किया था और उनके साथ ही रहते थे और आज उनकी पोती बिल्कुल अकेली हो गई थी, उसके पास कोई भी फैमिली नहीं थी। करीब 2 घंटे के बाद चारों ही धनराज अंकल की चिता के पास खड़े हुए थे। चारों ने ही चिता के सामने अपने हाथ जोड़े और फिर से वहां से निकल गए थे। चारों ही अभी गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए थे। चारों का ही दिमाग आज सच में बहुत ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि एक धनराज अंकल ही थे जब उनके जवानी के तौर पर उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। धनराज अंकल के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त भी गुजारा था और आज अपने हाथों से धनराज अंकल की चिता को अग्नि देकर आए थे। उन चारों को ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था।
रुद्र ने शुभ से कहा कि धनराज अंकल की पोती का नाम क्या है। तो शुभ ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि क्या नाम है उनका, मैंने तो देखा भी नहीं है उसे, पर हाँ इतना जरूर समझ गया हूँ कि जो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, शायद वही धनराज अंकल की पोती होगी। मेरा शक बिल्कुल ही सही लग रहा है मुझे लग रहा है कि वो लड़की ही धनराज अंकल की पोती है। निहाल बोलता है कि यार अंकल चले गए तो उनकी पोती किनके साथ रहेगी, अब तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी ना। तो शुभ ने भी कहा कि अरे यार इसके मामा मामी तो है ही ना, मैंने सुना है कि जब अंकल के बेटे बहू की मौत हो गई थी ना, तो बहू का भाई वहीं पर आकर रहने लगा था और धनराज अंकल की पोती उन्हीं के साथ में ही रहती है। नील बोलता है कि शुभ पता नहीं यार सही कह रहा हूँ या फिर गलत कह रहा हूँ, लेकिन क्यों ना धनराज अंकल की पोती का रिश्ता हम अपने संकल्प के साथ पक्का कर दे, क्योंकि उसका भी इस जमाने में कोई नहीं है। और फिर आज का जमाना तो तू अच्छे से जानता है ना कि कैसा है यार, जब वो जी रहे थे ना तब तो हम उनके पास आए नहीं थे, लेकिन उनकी पोती को अपने घर पर ले आएंगे, उसे अपने घर की बहू बना लेंगे, तो शायद धनराज अंकल की आत्मा को शांति मिलेगी और हमें भी ऐसे लगेगा जैसे धनराज अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ में ही है। शुभ बोलता है कि मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यार, संकल्प से ही पूछ लेना तू, ऐसा ना हो कि उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड हो, उसका नेचर तो तुझे पता ही है ना, ऊट पटांग चीजें करता रहता है और हमें ना पता हो और हम उसकी शादी फिक्स कर दे। तो रुद्र ने भी अब तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ हाँ तेरा ही बेटा है ना, हो भी सकती है, तुझे भी तो वो ईशा अमीशा क्या नाम था उस लड़की का, वो पसंद आ गई थी ना। तो शुभ भी अब थोड़ा सा मुंह बनाता हुआ बोलता है कि यार रुद्र भाई ये टाइम ऐसी बातें करने का बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उससे एक बार जरूर पूछ लेना, ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड होगी, हो सकता है ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा इतना भी बुरा नहीं है, वैसे भी उसकी शक्ल देखकर लगता ही नहीं है कि उसके साथ कोई भी लड़की टिकेगी, ऐसा लगता है कि जैसे एक बार दिन आएगी और दूसरे दिन खुद ही चली जाएगी, जब देखो हा हा ही करता रहता है वो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती है। तो नील भी गाड़ी का गेट खोलता हुआ बोलता है कि अब तेरा बेटा है ना तो हा ही हू ही करेगा ना, तुझसे 4 कदम आगे ही होगा, तू भी तो यही करता है ना, सही तो कहती है चंद्रकला की तेरी खिंचाई तो तेरा बेटा ही करता है और कोई नहीं कर सकता है। और फिर थोड़ी देर के बाद चारों ही गाड़ी में आकर बैठ गए थे। शुभ जो अभी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, रुद्र बोलता है कि संकल्प से पूछ लेते हैं एक बार और फिर संकल्प की शादी भी धनराज अंकल की पोती से ही फिक्स कर देंगे और फिर हमारे चारों ही बच्चों की आराम से शादी फिक्स हो जाएगी। वरना वानर सेना ने भी अब डिसाइड कर लिया था कि संकल्प की शादी धनराज अंकल की पोती से ही करेंगे और किसी से भी नहीं। अब देखना ये था कि संकल्प कैसा रिएक्ट करता है, धनराज अंकल की पोती से संकल्प शादी करेगा या फिर नहीं, या फिर वानर सेना और बंदरों की टुकड़ी में होगी अब नया घमासान। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में इस वक्त दक्ष ने भी अपनी बाइक प्रताप इंडस्ट्री के बाहर ही आकर रोकी थी, उसे जैसे तैसे पार्क करके भागता हुआ वो सीधा प्रताप इंडस्ट्रीज के अंदर चला जाता है। दक्ष पूरी स्पीड के साथ भाग रहा था और तभी उसकी टक्कर एकदम से नील से हो जाती है। तो दक्ष ने भी नील को नोटिस भी नहीं किया और फिर भागता रहता है और फिर तभी नील ने भी गुस्से से चिल्लाकर कहा कि दक्ष दक्ष पागल तो नहीं हो गए हो तुम, कम से कम देख कर तो भागो, गिर जाओगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे तुम्हारे, पागल तो नहीं हो गए हो, कम से कम अपने आगे के आंखों को तो खोल लो तुम। तो दक्ष ने भी पलट कर अभी नील को देखा और तब उसे समझ में आया कि उसकी टक्कर अभी नील से हो गई है और फिर एकदम से वो भी डर जाता है। तो दक्ष अभी दोनों ही हाथों से नील की तरफ देखते हुए माफी मांगते हुए भरे हुए लहजे से बोलता है कि सॉरी सॉरी बड़े पापा, रियली वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, पर अभी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बंदरों की टुकड़ी से मिलना है मुझे। इतना कहकर दक्ष भी अब फिर से भागना शुरू कर देता है और फिर वो सीधा जाकर निव्यांश के कैबिन के बाहर आकर रुकता है। तो दक्ष अभी निव्यांश के कैबिन में आया तो बुरी तरह से हाँफ रहा था, उसकी धड़कनें जोर जोर से भाग रही थी। तो निव्यांश ने भी जब दक्ष को देखा अपनी आईब्रोज चढ़ाकर कहा कि यार तुम मेरा मैराथन भाग कर आया है क्या, क्या हो क्या गया है, तो इतना ज्यादा हाँफ क्यों रहा है। तो दक्ष भी अपनी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और फिर अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो निव्यांश ने कहा कि दक्ष तू बैठ जा, पहले आराम कर ले, रिलैक्स हो जा, फिर अपनी बात बता दियो मुझे। तो दक्ष भी बैठ गया और फिर निव्यांश ने भी पानी का गिलास अभी दक्ष को पकड़ाया और फिर दक्ष ने भी उसमें से 2 घूंट पानी पीकर आवाज में कहा कि यार दिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं 1 घंटे के बाद, अब क्या करूं मैं। तो दक्ष भी मुंह लटकाए हुए धैर्य के कैबिन में बैठा हुआ था, बाकी की बंदरों की टुकड़ी उसे ही देख रही थी। तो धैर्य बोलता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तूने अपने चेहरे के 12 क्यों बजा रखे हैं, एक काम करते हैं ना, सीधा सीधा घर के बड़ों से कह देते हैं, वो जाकर खुद ही शर्मा जी से बात कर लेंगे और बात खत्म, ज्यादा बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। तो दक्ष ने भी अब उदासी भरे चेहरे से चारों को देखा और फिर से अपना मुंह लटका लिया, उसे
सच में अभी बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। संकल्प बोलता है कि यार मेरे पास एक और अच्छा सा आइडिया है। फिर से सब पंच बनाकर संकल्प को मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो संकल्प उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए स्टाइल से बोलता है कि यार यार सच कहता हूँ, इस बार बहुत ही सॉलिड प्लान है मेरे पास। मैं पक्का प्रॉमिस करके कहता हूँ तुम्हें कि अगर ये प्लान कामयाब हो गया ना तो सीधा सीधा दक्ष दिया की शादी ही हो जाएगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो सब ने अभी फिर से संकल्प का आइडिया सुनना ही ठीक समझा था, क्योंकि अभी सबका दिमाग काम करना बंद कर गया था। जैसे तैसे अभी संकल्प अपना पूरा आइडिया सबको बता रहा था, वैसे वैसे सबकी आंखें भी बाहर आ रही थी। सबका मुंह खुला का खुला रह रहा था। सब बहुत ज़्यादा हैरानी से संकल्प को ही घूर रहे थे। सब संकल्प को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि इसके छोटे से दिमाग में इतने खुराफाती आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। सब ने एक साथ ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क। और तू उसके बाप को तो अगर पता चल गया ना तो खामखा ही दिया पर अपना गुस्सा निकालेगा, उसकी जान निकाल लेगा वो। तू ना चुप ही रहे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जरा सा भी अगर उसे शक हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बैठे बैठा ही। तो संकल्प बोलता है कि तो बिना गड़बड़ किए ही दिया तेरी बीवी नहीं बन सकती है, समझा तू? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करनी ही पड़ेगी। भाई देख, अगर तू सच में दिया से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है तो फिर तुझे ये रिस्क तो लेना ही होगा। तुझे ये बिना रिस्क के लिए काम नहीं चलेगा। अब तो खुद ही देख ले, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरा आइडिया मान ले या फिर घर के बड़ों से ही बात कर लेते हैं। बस इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो तेरा रिश्ता लेकर खुद ही दिया के पापा के पास चले जाएंगे और फिर बात कर लेंगे। आखिर में निर्भय बोलता है कि यार मुझे तो संकल्प का आइडिया बिल्कुल पसंद आ रहा है, हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। तो दक्ष बोलता है कि निर्भय यार तू ना खुद ही सोच, कैसे पॉसिबल होगा ये। तो निर्भय ने कहा कि यार देख, थोड़ा सा दिमाग से सोच तू एक बार। अगर हम पकड़े भी गए ना तो तब भी दिया की शादी कैंसिल हो जाएगी, और फिर नहीं पकड़े गए ना तो तेरी और दिया की शादी हो जाएगी, और जो हम चाहते हैं फाइनली हमें वो चीज़ मिल जाएगी। अब जाकर सबको संकल्प और निर्भय की बात समझ में आ गई थी। तो दक्ष बोलता है कि तो ठीक है फिर चलो, वैसे भी वो लोग भी पहुंचने वाले होंगे। तो निव्यांश ने कहा कि अरे ऐसे कैसे पहुंचने जाएंगे। इतना कहकर बंदरों की टुकड़ी भी केबिन से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या बंदरों की टुकड़ी रोक पाएगी दिया की शादी, और क्या दिया और दक्ष की शादी हो पाएगी, या फिर नया आएगा कोई ट्विस्ट? क्या प्रताप खानदान बनाएगा धनराज अंकल की पोती को अपने घर की बहू? क्या संकल्प मानेगा इस रिश्ते की?